हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा फ्रॉम आइसर पुणे, यूर केमिस्ट्री मेंटर। तो वेलकम करते हैं आपका माइंड स्पार्क बैच के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 में। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैच गाइज, इट इज टोटली फ्री फॉर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी 2026। एंड इसके लेक्चर नोट्स एंड डीपीपी आपको विद्या हिस्ट वेबसाइट पे मिलेगी, और आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी उसका एक्सेस ले सकते हैं गाइज। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं लेक्चर। और मैं बता दूं, ये इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम आइजर्स पुणे के स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर हेल्प टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी 2026। हम्म, तो जैसा कि मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है, बिना किसी देरी के चलते हैं लेक्चर पे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज का टारगेट है, आज टारगेट ये है, कोई भी बच्चा अगर नाइन्थ स्टैंडर्ड का भी नहीं आता, उसको नाइन्थ स्टैंडर्ड का भी नहीं आता, यानी कि बेसिक भी नहीं पढ़ के आया, कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ इस लेक्चर का। आप कुछ भी मत, आपको कुछ भी नहीं आता, जस्ट अटेंड दी लेक्चर, जस्ट अटेंड दी लेक्चर गाइस। क्या करना है आपको, जस्ट लेक्चर अटेंड करना है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बोला था। बेसिकली मास्टर जी, आप तो स्लाइड लेके आते हैं, तो स्लाइड में तो आप ऐसा कैसे बताते हो। ऐसा नहीं है बच्चों, अभी आपको न्यू स्लाइड लेके मैं कंप्लीटली बताता हूँ कि क्या है पूरा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने बोला था, एवरी मैटर is made up of small, tiny, indivisible, indivisible particles, particles called atom। तो मास्टर जी, आपने तो यहाँ पे एक नया शब्द यूज कर लिया, मैटर। मैटर क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, हमें क्या पता। तो मैं आपको बता दूं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, बट मैंने तो वादा किया है कि कोई कुछ भी नहीं पढ़ के आएगा तो सब समझ में आएगा। व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग, एनीथिंग which occupies space, which occupies space। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरती है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। और इसने बोला मैटर बहुत छोटी छोटी चीजों से बना होता है, उनको हम बोलते हैं एटम। इंडिविजिबल क्या है, नो फर्दर ब्रेकडाउन, नो फर्दर ब्रेकडाउन। डल्टन का बोलना क्या था, मैटर मेड अप ऑफ एटम, एटम का नो फर्दर ब्रेकडाउन, नो फर्दर ब्रेकडाउन, ये डाल्टन ने बोला था। अब आते हैं उस स्लाइड पे, मास्टर जी ने आपको पूरा बता दिया। अब बात करते हैं इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये मैंने आपको बता दिया, ये ग्रीक शब्द से आया है, एटोमोस, जिसका नाम है इंडिविजिबल। दिस थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये थ्योरी बहुत ही लाइक एक्सेप्ट की गई। इसके मेन पोस्टुलेट क्या थे, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है गाइस, एटम को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कोई भी, लाइक C+O2 गिव्स CO2, यहाँ पे कोई भी एटम क्रिएट नहीं किया जा रहा, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा, बट है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है।
रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है क्या, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, ना कि कोई भी एटम क्रिएट किया जा रहा, ना कोई डिस्ट्रॉय किया जा रहा, ये उन्होंने बोला था। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम ऑफ एक गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक आइडेंटिकल, जैसे कि एक ही एलिमेंट के जो भी एटम हो गए वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, किस किस एस्पेक्ट्स में, मास एंड साइज में। बट डिफरेंट एलिमेंट के, मैं बात करूं कार्बन के सारे एटम, सारे का मास सेम होएगा, सबका साइज सेम होएगा। बट मैं कार्बन और नाइट्रोजन के करूं तो उनका डिफरेंट मास होएगा, डिफरेंट साइज होएगा। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो फॉर्म कंपाउंड्स। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशंस क्या है इनकी, लेटर डिस्कवरी हुई, इन्होंने लेटर डिस्कवरी जहां पे हमें रेडियो एक्टिविटी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रूव दैट एटम्स आर डिविजिबल। रेडियो एक्टिविटी ने और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने प्रूव किया, प्रूव किया कि एटम्स डिविजिबल होते हैं, एटम्स आर डिविजिबल। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम्स को हम तीन पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होता है नेगेटिव, ये इसका सिंबल होता है। प्रोटॉन जिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ये इसका सिंबल होता है। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है जिस पे, जिसका सिंबल ये है। ओके गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक, एक सेकंड गाइस, बस मैं पानी पी लेता हूँ। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहला हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैथोड रे ट्यूब्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या यूज करके, कैथोड रे ट्यूब्स यूज करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने पाया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन्होंने जिनको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, क्या पाया, एमिट हो रहे थे फ्रॉम कैथोड, कैथोड से एमिट हो रहे थे। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, किसने किया, गोल्डस्टेन ने। डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेज यूजिंग परफोरेटेड कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब कहाँ क्या होती है, जहां करंट पास किया जा रहा हो, वो यूज करके इन्होंने पॉजिटिव रेज, जिसको हम कनाल रेज भी बोलते हैं, उनकी डिस्कवरी की। दीज रेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जहां कैथोड रेज मूव करती हैं, अपोजिट टू कैथोड रेज, जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज मूव करती हैं उसके अपोजिट में। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला, प्रोटॉन्स, जिनका मैक्सिमम ई बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हमने ई बाय एम रेशियो देखा था, ये इतना है। तो ई बाय एम रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, क्योंकि एम हाइड्रोजन का क्या है, सबसे कम है, तो ई बाई एम रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन इज दी लाइटेस्ट एलिमेंट। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव रेसिड्यू ऑफ द आयनाइज्ड गैस, ये भी इन्होंने बताया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स बाय बोmbarding बेरिलियम बोरन विद अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम या बोर्न्स को अल्फा पार्टिकल से बोmbardमेंट किया, और उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स को ऐसे दर्शाया जाता है,
मास इक्वल टू प्रोटॉन्स। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। इसको नाम देते हैं पवन स्टार टेबल। आपके मास्टर का इनाम दे लेते हैं भाई, पवन स्टार टेबल। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे आपको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है। आप जस्ट इस टेबल को भी अगर अच्छे से करते हो तो जितना अभी तक मैंने पहले पढ़ाया वो आपका कवर हो जाएगा। इसलिए हम आपके लिए ओवरव्यू, कंप्लीट डिस्कशन, क्वेश्चन सब कुछ लेके आएगा। जस्ट आप स्टे विद विद्या हिस्ट और आप देखिए कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं। प्रॉपर्टीज में हम बात इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। सिंबल का जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, प्रोटॉन का सिंबल ये होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल ये होता है। मास, अगर मैं रिलेटिव मास देखूं तो प्रोटॉन का अगर मैं 1 मानता हूं तो न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है 1। तो बट इलेक्ट्रॉन का 1/1836 ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे एक बात क्या निकल के आई, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1836 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात? रिलेटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन का प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज है, इसका 0 चार्ज है। आपको जैसे कि पता है कि हम रिलेटिव देखें तो प्रोटॉन को 1 देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम लाइक इक्वल होता है चार्ज, बट उनका एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है यानी कि 0। मास इन केजी क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ गिवन है, प्रोटॉन का गिवन है, न्यूट्रॉन का गिवन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम है। मास इन एएमयू यहाँ पे गिवन है। एक्चुअल चार्ज इन कूलम 1.6 टू 10⁻⁻19 है दोनों का, बट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे 0 है। एक्चुअल चार्ज इन ईएसयू ये है सीजीएस यूनिट, और ये है एसआई यूनिट चार्ज की। बस आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हम बढ़ते हैं। वैसे ये सब चीज़ें मैंने मोल कंसेप्ट के लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, बट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि इस लेक्चर का मेरा ऐसा टारगेट है, कोई बच्चा मुंह उठा के आएगा कुछ नहीं पढ़ के, बट उसको सब समझ में आएगा। ऐसा ही करेंगे भाई, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है गाइस? एटॉमिक मास 1 AMU is equal to 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एटम का, एक एटम का जितना मास है उसका 1/12 पार्ट अगर हम कर दें उसको हम बोलते हैं 1 AMU, जो कि ये आता है। इसकी वैल्यू होती है 1.660 इंटू 10⁻⁻27 इज इक्वल टू 1 AMU। क्या है गाइस ये? 1 AMU। रिलेटिव मास अप्रोक्सीमेशन, ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर कितना होता है, चार्ज रिलेशन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का इक्वल चार्ज होता है, बट अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, न्यूट्रॉन 0 चार्ज। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। अब है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे ये टॉपिक है 9th का, बट मैंने तो बोला था ना भाई, छोटी क्लासेज में भी नहीं पढ़ा तो यहाँ सब सीखोगे। एटॉमिक मॉडल्स में हम आप बात करने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ये आपको एक बैल सायरन सुनाई दे रहा होगा भाई, मेरे हॉस्टल का सायरन बज रहा है। फायर अलार्म यहाँ कभी भी बजता रहता है। फायर नहीं लगती बेसिकली, बच्चे दबा देते हैं, खतरनाक बच्चे हैं वो। तो कोई बात नहीं, बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल। मास्टर जी स्लाइड लेके ऐसे काम नहीं चलेगा, कराना कैसे पड़ेगा आपको? तो बच्चों मैं तो ऐसा मास्टर हूँ ना, आपको स्लाइड पे पूरा दिखाऊंगा फिर आएंगे स्लाइड पे। आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे पूरा पढ़ाया जाएगा फिर आएंगे उस स्लाइड पे, चिंता ही मत करो। वो तो मैं आपको लेके इसलिए आया हूँ कि ताकि कोई पॉइंट ना छूटे और आपके नोट्स में ये सेव रहे। मास्टर जी तो आपको ऐसे पढ़ाएगा जैसे मास्टर जी का तरीका है पढ़ाने का। थॉमसन्स मॉडल क्या था?
इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? प्लम पुडिंग मॉडल। आपने आई होप कि तरबूज देखा होगा, वाटरमेलन। इसने एटम को वाटरमेलन की तरह माना, वाटरमेलन की तरह माना। आई होप कि मुझे कलर ले लेना चाहिए दूसरा। नहीं, ये तो इरेजर है। एक सेकंड गाइस। यहीं पे कर सकते हैं भाई। तो मैं तरबूज के जैसा एक बार बना देता हूँ यहाँ पे। मुझे ड्राइंग व्रोइंग तो इतनी आती नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए बना देते हैं भाई। समझ जाना यार, मास्टर से ड्राइंग में गलती हुई तो समझ जाना यार। मास्टर को ड्राइंग आती ही नहीं है। क्लास ही नहीं कभी अटेंड करी मास्टर ने ड्राइंग की तो। लगती भी नहीं थी भाई हमारे स्कूल में तो ड्राइंग व्रोइंग की क्लासेस। तो समझो ये जो भी है, इसको तरबूज समझ लो। क्या समझ लोगे इसको? वाटरमेलन समझ लेंगे इसको भाई हम तो। अच्छे बच्चे यार, बच्चे अच्छे हैं। इसको क्या समझ लेंगे? वाटरमेलन। तो उसने क्या बताया ना, उसने ये बताया वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है, क्या है? रेड पार्ट। उसने इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन बताया, जो कि मैक्सिमम मास है, मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम। जैसे वाटरमेलन में उसके सीड ब्लैक ब्लैक कैसे रेड पार्ट में एम्बेडेड होते हैं, जैसे ऐसे मैं बना रहा हूँ व्हाइट से, ऐसे एम्बेडेड होते हैं। उसने ऐसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन प्रोटॉन। फिर इलेक्ट्रॉन को क्या बोला? नेगेटिवली चार्ज। तो आई होप कि रदरफोर्ड ने जो जो बातें बोली मैंने वो आपको क्लियरली की हैं। तो अब बिना किसी देर के चलते हैं स्लाइड पे। इसको क्या बोला जाता है भाई? प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने बताया था। एटम इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन पुडिंग। ऐसे आप देख सकते हो कि इसको इन्होंने क्या बोला है? इसको इन्होंने प्रोटॉन बोला है, इनको इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गाइस? इलेक्ट्रॉन। लिमिटेशन हम पढ़ते हैं अब, ये जरूरी है। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल। लिमिटेशन क्या है? कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिजल्ट्स लेटर कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड। ये लिमिटेशन यहाँ पे क्या आती है? ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि बाद में रदरफोर्ड ने बताया। ये इनकी एक लिमिटेशन थी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को भी अच्छे से नहीं बता पाए, एंड पॉजिटिव चार्ज इन एटम को भी। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। मास्टर जी आप तो फिर से स्लाइड लेके आए? नहीं नहीं बाबा, मास्टर जी तो ऐसे ही आपको बताएगा, ब्लैंक स्लाइड से पूरा पूरा बताना चालू करेगा। मास्टर जी की चिंता मत करो बेटा। आ जाते हैं रदरफोर्ड। कहाँ जाते हैं? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया था? मैं एक बना लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग पे मत जाइएगा। मास्टर की ड्राइंग है बहुत ही भयानक, गंदी। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन, थिन गोल्ड फॉइल ली। और यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया? यहाँ पे उन्होंने लगाया स्क्रीन, जेडएनएस स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई यहाँ पे।
स्क्रीन। और यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया, एक सोर्स। सोर्स किसका? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या लगाया गाइस? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल इसने ऐसे इन्होंने भेजे ऐसे। इन्होंने क्या पाया ना, इन्होंने ऐसा पाया, इन्होंने ऐसा पाया कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट सीधे चले गए। मोस्टली स्ट्रेट चले गए। कुछ किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ मोर देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लेस देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए। बट वन ऑफ वन फ्रॉम टू 20,000, 20,000 में से एक पूरा पाथ ही रिट्रेस कर गया। ये क्या थी? रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है भाई। यूज नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड एट एवरी थिन गोल्ड foil, डिटेक्टेड डिफ्लेक्शन जिंक सल्फाइड एज फ्लैश्ड अप विद इम्पैक्ट अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए, ये एक हम देख सकते हैं कि वाई अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए। क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवीली चार्ज होते हैं और इनका हाई मोमेंटम होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए ये यूजफुल है काफी। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकली रदरफोर्ड मॉडल की? तो बिना किसी देरी के गाइस चलते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस। यहाँ पे मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्ट स्पेस है जो एटम का वो एम्प्टी है। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आई थी? आर सम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, सम वर डिफ्लेक्टेड एट एंगल ग्रेटर देन 90। तो यहाँ से क्या हुआ? देयर मस्ट बी ए डेंस पॉजिटिवली। देखो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकता हूँ। अल्फा यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंटर। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो यहां से आके अगर ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ क्या है कि जो सेंटर है वो डेंस है और सेम चार्ज का, जैसे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें पता था पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन किया। एक वेरी स्मॉल नंबर वर डिफ्लेक्टेड, जो कि एक ही बहुत कम नंबर था जो कि पूरा का पूरा रिट्रेस किया। उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या है? एटम्स हैज सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। लगभग सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस पे ही होता है। न्यूक्लियस इज टीनी कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस का डायमीटर इतना है, एटम का डायमीटर इतना है। इट मींस न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द एटम है। मोस्ट ऑफ द एटम वॉल्यूम इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ओर्बिट। ये आपके यहाँ पे पोस्टुलेट थे। तो बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं अब डिफेक्ट्स। मास्टर जी स्लाइड लेके आ गए आप तो? नहीं नहीं बेटा, हम तो आपको पढ़ाएंगे स्लाइड इंसर्ट करके ही, हमें मजा ही वहां आता है भाई। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया था ना कि ये न्यूक्लियस है और एक सेकंड गाइस। हाँ, आई होप कि आपको क्लियर है। ओके। इसने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूल के अनुसार बताऊं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूल के अकॉर्डिंग इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, दे शुड रेडिएट्स। यहाँ पे मतलब क्या है सर जी?
रेडिएट्स का मतलब है लूज एनर्जी। यहाँ पे ऐसा है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार कोई भी चीज किसी स्पेसिफिक सेंटर के अराउंड एक्सेलरेट कर रही है तो वो एनर्जी लूज करता है। तो आप मान के चलो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, एनर्जी लूज करते ही इसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, और आखिरकार वो क्या आ जाएगा, सेंटर में ड्रॉप हो जाएगा, सेंटर में कोलैप्स हो जाएगा। और इसकी जो कोलैप्स होने की टाइमिंग है बहुत शॉर्ट टाइमिंग है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा रदरफोर्ड ने बताया था, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है उनका डिफेक्ट्स। कुड नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया पता। इंस्टेबिलिटी, according to electrodynamics, a charged particle accelerating in a circular path should radiate energy. The electron should lose energy, spiral inward and collapse into the nucleus. ऐसा होना चाहिए। इसका टाइमिंग बहुत कम है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। तो आ गई ये सब चीजें किसने बताई, नील्स बोर ने बताई। तो हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं बेसिक भी बताऊंगा क्योंकि मैंने बोला था जो कि नाइन्थ क्लास में भी अच्छे से नहीं करके आया, तो यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे, तो होंगे एक्चुअल में क्लियर। तो जस्ट एक 1 सेकंड गाइस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, वही उसका होता है एटॉमिक नंबर। इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके भी एटॉमिक नंबर बता सकते हैं और प्रोटॉन काउंट करके भी, बट अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। बस इतना ही था। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके। न्यूक्लियड क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एटम और न्यूक्लियस करेक्टराइज। देखो भाई, किसी भी एटम को ऐसे दर्शाया जाता है, ये होता है उसका मास, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो उसको इससे दर्शाया जाता है, ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो कोई भी किसी भी एक स्पेसिफिक एटम और न्यूक्लियस की ऐसा रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास, आईयूपीएसी नोटेशन है ये। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप जहां मास डिफरेंट हो, मास डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसा कि यहाँ मैं किस बताने वाला हूँ, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर ए, ऑल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे के सारे आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। क्या है ये, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोबार क्या होता है, मास नंबर सेम, जेड डिफरेंट। जैसा मैं आपको बताऊं, आर्गन, कैल्शियम, 18, 20, 40, 40। मास नंबर यहाँ पे सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको बोलते हैं हम आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते हैं सेम नंबर, सॉरी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन 14 वाले में यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स हैं सब में,
बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियर आइसोमर्स आपके सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। बताने को बता सकते हैं बट ये आपके इस पेपर में आएगा ही नहीं। ये इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एंड मास नंबर भी सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज। ऐसा होता है लाइक जैसे यू एक्स और यू जेड का यहाँ पे आपको दिया है टी हाफ, यानी कि हाफ टाइम पीरियड ही वन, एक का 1.4 मिनट है, एक का 6.7 आवर्स है। बट ये चीज़ें आपको केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से बता पाएंगे, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके सेम हो, सेम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो N2 14, CO 14, CN-14, सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। बट देख सकते हैं आइसोस्टेट्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल विद सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि NO एंड CO, दो दो इसमें क्या है, एटम है, और है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तीन तीन एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। समझ रहे हो, दो दो एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। एटॉमिक मास यूनिट आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आई होप कि हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेव के बारे में कुछ चीजें, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट मैं ऐसे स्क्रैच से चालू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि बच्चों अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं यहाँ आपको सब क्लियर करके भेजूंगा। तो हम क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं गाइस। सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, और क्या हम पढ़ सकते हैं, वेव नंबर, वेव लेंथ। एक एक करके हम देखते हैं गाइस। तो हमारे पास वेव कैसी होती है, ऐसा वेव है हमारे पास। तो सबसे पहले ये जो टॉप पार्ट है इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, और जितना ऊपर तक ये गया है इसको ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड से भी दिखाया जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला आता है C/में लैम्डा। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले वेवलेंथ देख लेते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाए, जितनी उसकी लेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ। या हम ये भी बोल सकते हैं दो कंजुगेटिव क्रस्ट या दो कंजुगेटिव ट्रफ, यानी कि इतने वाले को भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। और उसको शो किससे करते हैं, लैम्डा से। तो वेवलेंथ हो गया अपना लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है, 1/लैम्डा। 1/ले वेवलेंथ को ही हम वेव नंबर बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि वेव लेंथ, कितनी वो लेंथ तक वेव गई है, वेव लेंथ अपॉन में टाइम पीरियड। ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम ये ऐसे भी दर्शा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे गाइस। यहाँ पे आपको कुछ वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या दिया गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जस्ट 1 सेकंड गाइस।
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इनकी वेवलेंथ आपको दी है। वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है। तो आपको जैसे कि पता है कि एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन में लेमडा, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। मास्टर जी, आप तो वो करके आ गए, क्या बोलते हो, फिर से स्लाइड पे लिख के आ गए। नहीं नहीं बच्चों, कंप्लीट आपको ब्लैंक पे ही शुरुआत से बताया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्या गाइस, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक बार देख लेते हैं। प्लांक्स ने क्या बताया था, जो आपके लाइट है, एनर्जी स्मॉल एनर्जी पैकेट से बनी हुई है। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स से बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा भी बोल सकते हैं। क्वांटा, या हम उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं गाइस, फोटोन। तो एनर्जी का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एच म्यू, या फिर एच सी अपॉन में लेमडा। और क्वांटा को हमने क्या बोला है, एनर्जी पैकेट्स। तो हमारा मान लिया कि ये कोई भी एक सीट है मेटल, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ एनर्जी जो हम दे रहे हैं, यानी कि लाइट सोर्स से दे रहे हैं, वो किस में, फोटोन्स की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी, लाइक लाइट का एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन देखते हैं एक बार। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन स्मॉल पार्टिकल्स। मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन और एमिशन देखते हैं स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। स्मॉलेस्ट पैकेट इज इक्वल टू क्वांटम व्हेन रेडिएशन इज इक्वल टू फोटोन। एनर्जी को क्या बोला, ई इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है, हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है। यहाँ आई थिंक टीम ने जब पीपीटी बनाते टाइम एक मिस्टेक हो गई है कि प्लांक्स की स्पेलिंग ये है। तो एनर्जी का हमारे पास क्या था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, जिसको हमने क्या बोला, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एमिटेड इन इंटीग्रल। एनर्जी, यहाँ पे आप एनर्जी को क्वांटाइज एन एच म्यू में कर सकते हो। लाइक एन की वैल्यू है 1 2 3 4, आप कितना भी लिख सकते हो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मास्टर जी आप तो फिर से स्लाइड लेके आ गए। नहीं नहीं बच्चों, मास्टर ने आपको जो बोला मास्टर वैसे ही करवाएगा। एक बार देख लेते हैं। अभी हम 25th स्लाइड पे हैं और हमको कवर करना है, कहाँ तक हमको कवर करना है। और बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है ना क्या है ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। 59th स्लाइड तक हमको ये सब डिस्कस करना है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है। और मास्टर ने तो जैसा बोला था प्योर स्लाइड पे ऐसे पढ़ाएगा, ले आया मास्टर, तो चिंता ही मत करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया ना आइंस्टाइन जी ने, यहाँ उन्होंने एक ली मेटल शीट। क्या ली, मेटल शीट। यहाँ उन्होंने क्या दिया, लाइट सोर्स। उन्होंने देखा एक लाइक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देने के बाद, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देने के बाद बाद इंस्टेंट एमिशन हो रहा है। इंस्टेंट एमिशन, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन। दूसरा उन्होंने देखा कि जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा दिया कि टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो इसको क्लियरली, आप देख सकते हो जितनी मैं टोटल एनर्जी दूंगा कुछ तो चली जाएगी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उतनी तो मुझे चाहिए ही एमिशन कराने के लिए। उतनी देने के बाद जितनी बचती है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और यहाँ पे हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है, किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी के। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये ग्राफ क्यों नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ एक फ्रीक्वेंसी देने तक तो, इतनी जब फ्रीक्वेंसी दे दी तब तक तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये तो हमारा होता है वर्क फंक्शन। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर हम लाइक एक मिनट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस हाफ mv² बाय में। तो अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसा आता है। क्लियर गाइज, ये क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी हिट मेटल इलेक्ट्रॉन, सर्टेन फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी इजेक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली व्हेन लाइट स्पार्क, वो जब आती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली निकल जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन्होंने वही बताया, म्यू नोट को जिन्होंने बताया, उससे पहले उससे नीचे अगर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी देंगे एमिशन होगा ही नहीं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी देंगे मोर इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी कम लेस इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है। तो यहाँ इसका स्लोप क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, अगर हम बात करें एच म्यू प्लस, सॉरी, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसा अगर हम करें तो m क्या है यहाँ पे, m है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, c है हमारा माइनस एच म्यू नोट। तो एच म्यू नोट क्या है, हमारा वर्क फंक्शन। उतनी फ्रीक्वेंसी तो हमको देनी ही पड़ेगी, क्या कराने के लिए, एमिशन कराने के लिए। और हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी। मैं बताता हूँ आपको, ये होती है, मान लो ये है इलेक्ट्रॉन की लोअर स्टेट, ये है हायर स्टेट, ये क्या है, हायर स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, इसको एनर्जी चाहिए होगी यहाँ तक जाने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। क्रिस्टल क्लियर। बट अगर हायर से वो लो पे आ रहा है तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज। व्हेन इट मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट लूजेस एनर्जी। तो जब वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या दिखती है, डार्क लाइन दिखती है, डार्क लाइंस। जब वो एनर्जी लूज करता है तो हमें क्या दिखती है, ब्राइट लाइंस। तो अगर हमें कहीं भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस दिख रही हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अगर हमको डार्क लाइन दिख रही है तो इट मींस इट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब ब्राइट लाइन दिखती है हायर टू लोअर, जब डार्क लाइन दिखती है तो लोअर टू हायर। आई होप कि आपको क्लियर हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या किया, डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस के थ्रू करंट पास कराया एट लो प्रेशर। उन्होंने शार्प लाइंस दी। एक बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा? डिस्चार्ज जब पास कराया, पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, डिस्चार्ज पास कराया हाइड्रोजन गैस के थ्रू, तो वहां पे हमको क्लियर लाइन दिखी। क्लियर लाइंस किसकी? यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड की। और इनको इन्होंने 6 लाइंस में डिवाइड किया। लाइमन सीरीज, जिसका नाम दिया लाइमन सीरीज, लाइमन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हमफ्रे। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो इनका वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला आता है, 1/λ=r×1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। n1 है कि किस स्टेट में आ रहा है, n2 कहाँ से आ रहा है, और ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है गाइस? रिडबर्ग कांस्टेंट। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो। इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर। आई होप कि ये मैंने सही बताई होगी। लाइक एग्जैक्ट आई थिंक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद भी नहीं है, स्लाइड पे गिवन है, हम वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा क्लियर हो गया। तो मैं कुछ और एस्पेक्ट्स भी बताना चाहता हूँ। अभी तो मास्टर एक और स्लाइड कर रहा है भाई, देख लो। एक और स्लाइड पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपने देख लिया 1/λ इंटू r/1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। मैं आपको बता दूं, जो n1 है, n1 क्या होता है? फिक्स होता है हर लाइन के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1 n2, किस किस के लिए? लाइमन, बाल्मर, लाइमन बाल्मर पासचान, ब्रैकेट, पीफन, हमफ्रे। यहाँ n1 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है। यहाँ 2 3 से लेके कितना इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है, यहाँ 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है, 7 8 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। सॉरी, 6 7 से लेके यहाँ होता है 7 8 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। और ओनली सब सीरीज में से सिर्फ बाल्मर सीरीज ही विजिबल है, बाकी ये सारी इंफ्रारेड है। ऊपर वाली लाइमन है यूवी। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ इस एस्पेक्ट से आप देख सकते हो, यहाँ हमारे पास दो केस बनेंगे। एक तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का केस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का केस। एक होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का केस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का केस। आपको बता दूं, तो एक्सपोज करो गाइस, अगर मैं n2 को इनफाइनाइट रख दूं, n2 को अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं, तो 1/n2 स्क्वेयर मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर ये मेरा जीरो होता है, तो वेव नंबर क्या जा रहा है मेरा? वेव नंबर क्या जा रहा है मेरा? वेव नंबर मेरा जा रहा है मैक्सिमम। क्या जा रहा है मेरा? वेव नंबर मैक्सिमम जा रहा है। तो यानी कि वेव लेंथ मेरा जा रहा है, वेव लेंथ मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का केस पता चल गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे? यहाँ पे n2 रख लोगे, n2 इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। सबके केस में अगर आप n2 को इनफाइनाइट रखते हो, तो आपको क्या मिलती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलती है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कैसे मिलेगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कैसे मिलेगी? अगर मैं n2 जब मैंने मैक्सिमम रखा, n2 मैक्सिमम मैंने रखा, तो मुझे मिल रही थी शॉर्टेस्ट। n2 अगर मैं मिनिमम रखूंगा, तो क्या मिलेगी? मिलेगी मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
और N2 मेरा हर एक के लिए जो होगा वो छोटा, सबके लिए अलग अलग होएगा। N2 4 मैक्स वेवलेंथ, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 7, इसका 6, इसका 7। आई होप ये सब बात आपको क्लियर हुई है। यहाँ पे स्लाइड थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइमन बाल्मर क्वेश्चन के बारे में बता दिया, यहाँ पे वेव नंबर के बारे में बता दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट 109678, मैंने सही बोला था, वेरी गुड। यहाँ इंटीजर का मैंने आपको बता दिया। यहाँ सीरीज के बारे में बता दिया, लाइमन अल्ट्रा वोयलेट होती है, ये बाल्मर विजिबल, बाकी सारी इंफ्रारेड। N2 की वैल्यू यहाँ यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, बाल्मर ही सिर्फ विजिबल है। ये मैंने सब आपको क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। जितना आज अभी तक मैंने कवर किया ना, उन सब पे हर एक पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बेफिक्र रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाएंगे, ताकि आप मुझे सभी जो जो मेरा लेक्चर दे रहे हैं कमेंट करो कि सर मैंने होमवर्क पूरा कर लिया, और डीपीपी भी दूंगा। डीपीपी भी करके मुझे बताना है कि सर हमने डीपीपी कर लिया, और बताओ कि क्या आपको ये सब पूरा कंटेंट हेल्पिंग लग रहा है। और मैं बीच बीच में, जैसे जैसे कोर्स पूरा चलता जाएगा, मैं बीच में आऊंगा लाइव, आपका हर चीज पूछूंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, और पूरी टीम उस पर काम करेगी कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाइज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह का है। एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें कहाँ से मिलता है? हॉट सोर्सेज लाइक सन, बल्ब, ब्रेक्स इनटू रेनबो बैंड, जैसे विबग्योर तो आपने देखा ही होगा, आई होप। स्मूथ एंड अनब्रोकन। लाइन स्पेक्ट्रम का होता है फ्रॉम गैसेज, जो गैसेज जब लो टेम्परेचर पे होती है अंडर डिस्चार्ज, जहां उनसे करंट पास करा जा रहा हो, तो कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन आपको दिखती है। ये एक लाइक आपका लर्न करने का या सीखने का ही कंटेंट है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपने यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा, एनर्जी का पढ़ा, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड कब करते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देने पे, ये सब चीजें आपने कवर की। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्वेश्चन। आप देख सकते हो गाइज, 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हर तरीके का आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ही हम एक लेक्चर का एंड करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन, शॉर्टेस्ट का मैंने क्या बताया था भाई, N2 को कर लो इनफाइनाइट, लाइमन है तो N1 हो जाएगा 1, तो 1/λ आर, तो लैम्डा क्या आ गया आपका, आर ही आ गया लैम्डा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, जरूर जरूर क्लियर हुआ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम का ही पूछ रहा, लॉन्गेस्ट, अब दूसरा पूछ रहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर, बाल्मर का N1 कहाँ है, 2, और N2 क्या है इनका, 3 4 से कितना भी। तो इनका मैंने क्या बताया था, जब लॉन्गेस्ट लेनी हो तो N2 क्या लेना है, मिनिमम, इसका मिनिमम क्या है 3। तो यहाँ इसकी वेवलेंथ का देखेंगे तो आर 1/4 - 1/9, यानी कि 5R/में 36, 5 और 1 36, वेवलेंथ क्या हो जाएगी इनका, 36/में 5R। आई होप ये सब आपको क्लियर है गाइस। और ये सॉरी, यहाँ पे आपका 1/R होगी ये वेवलेंथ। तो जब हम इनका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलती किया, लॉन्गेस्ट ऑफ बाल्मर बाय शॉर्टेस्ट ऑफ लाइमन, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट बाल्मर का क्या है, 36.5R, ये है 1/R, तो आर से आर कैंसिल, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका गाइस, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका आंसर। आई होप, और मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, आई
आप पॉज करो 1 मिनट के लिए, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो, उससे आप बहुत सीखने को मिलेगा। और हर एक का आपके पास सोल्यूशन भी है, यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हो। बट मास्टर जी आपको स्लाइड पे करके दिखाएगा, ऐसा मास्टर नहीं है आपका कि आंसर चेप के लाए हम। ए सोर्स एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको यहाँ पे दी गई है। सोर्स एमिट्स एनर्जी एट कांस्टेंट रेट, एनर्जी रेट क्या है यहाँ पे, ये आपका एनर्जी रेट है। हाउ मैनी फोटोन्स, फोटोन्स का क्या होता है, एन एच म्यू इजिकल टू आपके पास एनर्जी होता है, एनर्जी आपका दिया है, एनर्जी रेट आपका दिया है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, 10 मिली वोट, वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड ही होता है, जूल सेकंड ही होता है, बट यहाँ पे मिली है, यानी 10 × 10⁻³ एन। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 10⁻³ फ्रीक्वेंसी आपको कितनी की है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है सी अपॉन में लैम्डा होती है, सी क्या है 3 × 10⁻8 बाई में 400 × 10⁻⁹ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10⁻35 25 बचेगा, यहाँ करने के बाद आपका 10⁻17 बचेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 10⁻² है, इंटू में 400 जाएगा, डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10⁻17 इज इक्वल टू n, ये आपका जाने वाला है। तो यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा, ये बचा आपका 4 इंटू 10⁻17 बाई में 6.6 इंटू में 3। तो यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख लूँ 40 इंटू 10⁻16 बाई 6.6 इंटू 3, ये आपका ऑलमोस्ट 2 जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपका जाएगा 2 इंटू 10⁻16, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करो गाइज। देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्या करते हैं गाइस, बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद कर लो भाई, याद कर लो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या था, एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ क्या था, स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ग्राफ था, विद स्लोप इतना, इंटरसेप्ट ऑन दी फ्रीक्वेंसीज इतना, वर्क फंक्शन पूछा है भाई। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एच म्यू नोट का हमारे पास किसके साथ ग्राफ है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, ये हो जाएगा आपका एच म्यू माइनस हाफ एनर्जी, ये क्या है, अगर मैं सिर्फ म्यू नोट देखूँ तो यहाँ म्यू माइनस हाफ mv² अपॉन में एच, तो यहाँ पे हमारा ये आता है, हमें बताना है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। एक सेकंड को, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप इसका इतना है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट हमारा ये है पूरा, इंटरसेप्ट हमारा ये है, तो इंटरसेप्ट में हमें एच की वैल्यू पता है, तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी से अगर माइनस करेंगे तो वहाँ हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ हमको मिल जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपको गिवन है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, पाल्मर सीरीज का इन्होंने पूछ रखा है, पाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन क्या होगी, n1 तो इनका फिक्स है 2 है, n2 3 फॉर फर्स्ट लाइन, और फॉर सेकंड लाइन n2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी, एनर्जी का आपको जैसे कि पता है एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन में लैम्डा,
तो 1/λ का फॉर्मूला होता है अपने पास आर इंटू में 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो अगर मैं यहाँ एच सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। तो मैं पहले इसका देख लेता हूँ जो कि सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन का अगर हम देखें तो एच सी आर अपॉन में आएगा 1/4 माइनस 1/9 यानी कि 5 HCr/36। सेकंड लाइन का अगर मैं देखूं तो HCr/, में आएगा 1/4 माइनस 1/16। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 HC/, एक सेकंड, 16, 3 HCr/16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन असर्शन रीजन हो भाई, असर्शन रीजन हो, एमसीक्यू हो, मल्टी करेक्ट हो, मैच हो। क्योंकि आपको पता है आईआईटी में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मल्टी करेक्ट अभी तक नहीं पूछे जाते। मल्टी करेक्ट को भी स्टेटमेंट कई देके उनको सिंगल चॉइस बनाया जा सकता। तो मैं हर तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। क्या होगा इस आपको फाइनल एग्जाम में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको मैं इंश्योर करके चलता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, देखो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हुई और फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहाँ तो असर्शन ही गलत है, असर्शन गलत है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ये रीजन बोल रहा है, तो रीजन करेक्ट है, असर्शन रोंग है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, डाल्टन की ऑब्जर्वेशन को कौन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स इंडिविजिबल हैं, बिल्कुल सही है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट मास होता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स नंबर सेम रहता है, बिल्कुल सही है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, सब आइसोटोप्स की हर एक केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा इस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिमेन अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड रह गया। अनमोडिफाइड क्या था कि ये आप ऑप्शन सी देख ही सकते हो, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि पहले भी था अभी भी है। यहाँ आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, द कंसेप्ट ऑफ एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो रिमेन्स वैलिड इन मॉडर्न केमिस्ट्री में भी ऐसा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट लीड टू विच ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवरी में किया था। सबसे पहले तो जे जे थॉमसन ने किया था आई होप। और क्या डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव मास, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये उन्होंने बताया था। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा तो नहीं, प्रोटॉन एग्जिस्टेड इन द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन का इन्होंने बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा, इन्होंने जे जे थॉमसन का नहीं पूछ रहा, इन्होंने कैथोड रे से क्या पता चला, सॉरी गाइस यहाँ पे माय मिस्टेक, कैथोड रे से मैंने पढ़ने में मिस्टेक की। कैथोड रे से यहाँ पे हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और उनका कुछ मास है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, हाईएस्ट फोटोन एमिशन, हाईएस्ट फोटोन एमिशन किस में होगा, आपको पता ही है। हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी को हम कैसे देखते हैं, एनर्जी होती है एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, और हमारे पास 1/लेमडा का फॉर्मूला है n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यानी कि वेव नंबर मैक्सिमम होना चाहिए एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए। हम देख लेते हैं 5/4 में क्या केस आएगा। यह हो जाएगा आपका 400, 9/400, पहले का केस बनेगा। दूसरे का केस
7/144। तीसरे का केस क्या बन सकता है? 5/36। इसका बनेगा। तो आप देख सकते हो कौन से वाला मैक्सिमम है। ये क्या आपका, ये आपका है, यानी कि 0.0 पॉइंट, ये आएगा 2। ये आपका है 0.0, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका रहेगा 4 समथिंग के आसपास। यहाँ अगर हम देखें तो 0.1, ये अगर हम देखेंगे तो 0.7, ये आपका है रहने वाला है मैक्सिमम, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इनके अलग हैं। देखो यहाँ पे एटम भी डिफरेंट है, एटम डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पे मास के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। मास अगर सेम होता तो हम इनको आइसो बार बोल देते, बट मास के बारे में अभी तक बताया नहीं गया। आइसोटोप्स भी नहीं, आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी सही नहीं है। दे आर डिफरेंट एलिमेंट विद कंजुगेटिव, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, कंजुगेटिव एटॉमिक नंबर है 20 से 21 और डिफरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अभी कितने क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। यहाँ पे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। Na में 10, Na प्लस में 10 है, Mg+2 में भी 10 है, तो 10 10 सेम है। O2 माइनस में 10 है, N3 माइनस में 10 है, तो ये भी सेम है। यहाँ F माइनस में 10 है, Na प्लस में 10 है, ये भी सेम है। Cl माइनस में Cl माइनस में यहाँ पे कितने, 18, आर्गन में 18 है। तो भाई ABCD ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मैंने बताया था ना, मल्टी करेक्ट भी लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? मल्टी करेक्ट भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है। ये होमवर्क क्वेश्चन कर सकते हो यार, ये बहुत बार करवा चुका हूँ। ये होमवर्क आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ आपका गिवन है। अब हम बात करते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है? ये भी उस पे ही है बेसिकली, जो टेबल मैंने दी थी, टेबल जिसको हम पवन स्टार टेबल बोल रहे थे, पवन स्टार टेबल, सेम टू सेम उससे उठ के आया है। ये आपको करने की, अगर आपने टेबल पढ़ी है हो जाएगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका इतना है। इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। एक बात बताओ, मिरर से रिफ्लेक्शन यहाँ से आई थी, रिफ्लेक्शन हो गया, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी पे नो चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फ्रीक्वेंसी सेम हुई, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी तो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। तो अब यहाँ डायरेक्शन थी, अब यहाँ डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑल रिमेन अनचेंज्ड, ये तो नहीं आएगा। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज, नहीं, ये भी नहीं आएगा। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं आएगा। ओनली वेवलेंथ चेंज, नहीं। आई थिंक इन्होंने ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिया होगा, बट यहाँ पे अगर हम स्पीड अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं, स्पीड अगर कंसीडर करते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट अगर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो नया ऑप्शन हमको यहाँ करेक्ट करें। यहाँ इन्होंने ये यही देखा है, रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और स्पीड। यहाँ इन्होंने स्पीड कंसीडर किया है, बट वेलोसिटी पूछा है, तो मैंने आपको इसका क्लियर। बहुत बहुत थैंक यू गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। यहाँ आपको कंप्लीट इंसाइट मिला इस लेक्चर का, ये बहुत अच्छा लेक्चर आपको आई होप कि समझ में आया होगा। और विद्या हिस्ट से जुड़े रहिएगा, यहाँ आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। हम यहाँ पे आपको कंप्लीट बैच दे रहे हैं, माइंड स्पार्क बैच, जो कि रहने वाला IIT 2026 का। फ्री आपको क्लासेस मिलेंगी, फ्री आपको DPP मिलेंगी, फ्री आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे कम्युनिटी पे और विद्या वेबसाइट पे। हमारा एक फीचर भी है, स्पेशल फीचर,
आपको गाइडेंस चाहिए जो कि फॉरेन कंट्री में हमारे पीएचडी कर रहे हैं जो लोग, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कैसा रिसर्च कल्चर होता है, उनसे पर्सनल मेंटोरशिप का फीचर है। वो आपका पेड रहने वाला है, आपको वीकली सेशन मिलते जाएंगे वहाँ पे, पर्सनल मेंटोरशिप रहने वाला, टेस्ट सीरीज रहने वाला है। देखो भाई, मैं मेरी पूरी टीम फुल मेहनत कर रही है जो कि आपको चीज फ्री में दी जा सके, बट जिन चीजों के लिए हमें पे करना पड़ रहा है वो चीज आपको पे मिल सकती है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगेन थैंक यू गाइज।